हाई क्लास, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आई विल गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इज ऑल अबाउट। यूनिट्स का मतलब क्या होता है देखना, वो तो मैं सब अभी समझाऊंगा डिटेल में। यूनिट्स का मतलब क्या होता है, अभी तक जो हम यूनिट्स देखते आ रहे हैं वो क्या है। अगर मान लो मुझे किसी भी चीज को मेजर करना है, जैसे आप लोग जितने भी मैथमेटिकल क्वांटिटीज मेजर करके आप बहुत कॉमन सी चीज देता हूँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम। 10th क्लास में आप लोगों ने सबने सॉल्व किया होगा। 10th क्लास में सरफेस एरिया और वॉल्यूम, अगर आप किसी का पैरामीटर कैलकुलेट करते हो, एरिया कैलकुलेट करते हो या वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो, तो आपने हमेशा देखा होगा जो पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हो, लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो हमेशा मीटर्स में होती है ना। एरिया मीटर स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर डायमेंशन अलग अलग होते हैं। कौन कौन से डायमेंशन होते हैं उसके अंदर? एक 1D है, एक 2D है, एक 3D है। ये सुना होगा आपने फैकल्टी से कि एक 1D है, एक 2D है, एक 3D है। जो 1D है उसमें मीटर, 2D में मीटर स्क्वायर और 3D में मीटर क्यूब। तो जैसे जैसे डायमेंशन इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे पावर इंक्रीज होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्वांटिटीज इंक्रीज होती है तो करस्पॉन्डिंगली यूनिट्स इंक्रीज होती है, और यूनिट अगर तीनों चीजों की सेम है तो वो क्यूब होता जाएगा। ठीक है, कैसे होता है ये सब कुछ अभी हम आराम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करें तो सबसे पहले अपने पास में टॉपिक आता है विच इज यूनिट, एंड देन विल टॉक अबाउट मेजरमेंट। यूनिट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? देखो, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ऐसी क्वांटिटीज, फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सको। ओके, सो हम कौन कौन सी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं? मास को मेजर कर सकते हैं, है ना। हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। जो आपने पढ़ी है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। वर्क को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वांटिटीज है जिनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं कुछ। अब इनको मेजर करने के लिए ध्यान से सुनना, इनको मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए जिस मेथड को हम यूज करते हैं दैट मेथड इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज, अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो तो उनको हम बोलते हैं मेजरमेंट। दो फिजिकल क्वांटिटीज सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे अगर बहुत कॉमन सी चीज है, सबसे कॉमन एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, या ऐसा एग्जांपल जिससे आप फेमिलियर हो, इज रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना गाइस, ये सब रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं इससे आपको समझा रहा हूं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, वी नो दैट रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, राइट। रेजिस्टिविटी क्या है? किसी एक मटेरियल, अगर मैं एक मटेरियल, हमने देखा था कि हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है और हर मटेरियल के हर शेप का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। मान लेते हैं अगर मेरे पास में एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है, और एक ये वायर है। सो हम 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ चुके हैं, वी आर वेरी वेल नोन कि अगर मैं इस वायर में दोनों में बोलता हूं कि दे आर ऑफ सेम मटेरियल, इन दोनों का मटेरियल सेम है, दे आर ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, और अगर इनका क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी है और इसका भी है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करते जाओगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, अच्छे से पता है। बट इफ आई टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी के अंदर आप लेंथ सेम रखते हो, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखते हो, चाहे वो कितने ही वायर्स क्यों ना हो, ठीक है, दे ऑल हैव द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड सेम लेंथ, ठीक है। इनकी लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे कर रही है? फिर मटेरियल पे, है ना। सो जैसे जैसे इनका मटेरियल वेरी करेगा, जैसे जैसे मटेरियल वेरी करेगा वैसे वैसे हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया कि इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी इतनी होती है, दैट मींस इस मटेरियल को अगर मैं 1 मीटर लेंथ पे, अगर मैं इसको 1 मीटर लेंथ और 1 क्रॉस सेक्शन एरिया पे रखता हूं, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पे रखता हूं इसको अगर मैं, तो इन दोनों केसेस में अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 और इसकी लेंथ भी 1, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो इक्वल होगी किसके? रेजिस्टेंस के, ठीक है। सो दैट मींस अगर मैं लेंथ को या क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों में से किसी को भी चेंज करूंगा तो रेजिस्टिविटी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। दैट मींस रेजिस्टेंस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग? रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो रेजिस्टिविटी क्या हम इसकी यूनिट ले सकते हैं? यूनिट नहीं बोल रहा, मतलब इन केस हम ऐसा एक स्टैंडर्ड ले सकते हैं कि अगर मान लो ये एक स्टैंडर्ड है कि इतने में, ये अगर आप ले लोगे सिर्फ इतना सा एरिया है, इसमें अगर आप देखोगे रेजिस्टिविटी 5 है,
है ना। तो इसके जितने, अगर मान लो ये एक ऐसा बंडल है जिसका इसका रेजिस्टेंस 5 है, तो इस टाइप के जितने भी और बंडल लेते जाओगे वैसे 5 के फॉर्म में इंक्रीज होता जाएगा ना रेजिस्टेंस। ठीक है। सो इस तरह से, इसी तरह से यूनिट्स और मेजरमेंट्स में भी, मेजरमेंट हम क्या करते हैं, हम उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं जिसका हमको स्टैंडर्ड पता होगा। तो ऐसा जैसे रेजिस्टेंस का एक स्टैंडर्ड था, रेसिस्टिविटी, हमको पता चल गया कि इस मटेरियल की रेसिस्टिविटी इतनी है, मतलब इस मटेरियल का स्टैंडर्ड इतना है। अगर आप इस मटेरियल को और ज्यादा यूज करोगे तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज इंक्रीज होगी। इस तरह से मेजरमेंट हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करके करते हैं, है ना। तो दोस फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सेम एंड कैन बी डिफरेंट। ये तो अपना बेसिक हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट्स का क्या काम यहाँ पर। जो काम यहाँ पर रेजिस्टिविटी कर रही है वो काम यहाँ पर यूनिट्स करती है। जैसे अगर मान लेता मैं मास की यूनिट देखूंगा तो मास की यूनिट क्या है, केजी। तो केजी क्या आगे 1 यूज कर सकते हैं। तो 1 kg इज व्हाट, 1 kg इज स्टैंडर्ड कि 1 kg में इतना सब्सटेंस आएगा। जैसे हर मटेरियल की रेसिस्टिविटी, हर मटेरियल की लेंथ और इसमें रेसिस्टिविटी इतनी इतनी होती है, सेम ऐसे ही हर मटेरियल के 1 kg में अलग अलग अमाउंट आएगा, है ना। सब हर की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो डेंसिटी अलग होने की वजह से क्या है कि अगर मान लो मैंने इसका मास 1 kg रखा है, बहुत सारे मटेरियल ले लिए, उन सबका मास अगर मैंने 1 kg रखा तो हर किसी मटेरियल का अलग 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 वॉल्यूम होगा। ठीक है। तो मुझे पता है कि ये वाला जो सब्सटेंस है ये 1 kg में इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा वाला कुछ इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तीसरा वाला कुछ इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरह से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि यूनिट्स के अकॉर्डिंग, है ना, यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएगा कि 1 kg में अगर इतना आ रहा है, मेरे पास इतनी स्पेस है, तो मैं इतनी स्पेस में कितना सब्सटेंस और यूज कर सकता हूँ। 1 kg, 10 kg, 5 kg, ये सब वॉल्यूम में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं आप लोग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यूनिट्स और मेजरमेंट दोनों एक साथ कैसे काम आते हैं। एक साथ ही तो काम आएंगे। यूनिट्स को यूज करके तो मेजर करोगे आप लोग, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करोगे तो यूनिट से यूज करोगे इसकी। यूनिट से तुमको पता चलेगा कि क्वांटिटी एक्चुअली है कितनी। ठीक है। तो ये तो था सब आपका बेसिक गाइस। चलो इसको जल्दी से नोट करो। वैसे तो कुछ खास दिख नहीं रहा आपको, लेकिन जो जो चीज समझ में आया, जो मैंने बोला है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करो, वीडियो को वापस रिवाइंड करो, देखो क्या क्या चीजें आप इसमें से ग्रैप्स कर सकते हो, उसको नोट करो जल्दी से। इस तरह से नोट्स बनाते चलो। वैसे मैं आपको प्रिंट आउट नोट्स दे देता हूँ, उसके बाद भी जो जो चीज आपको यहां से समझ में आ रही है उसको एज इट इज नोट करो, ताकि जब आप लेक्चर रिवाइज करोगे ना, आगे कभी आप लेक्चर रिवाइज करोगे तो जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ आप इसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो। तो इनको अभी मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज वंस अगेन जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। सो कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास सामने, इसकी टेबल बनानी थी, मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। ओके गाइस, नोट इट डाउन। अपने पास जो 7 क्वांटिटीज है वो क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, हर एक कैसा यूनिट है, मास कैसा यूनिट है केजी, और इसको इसका जो नोटेशन है वो एम है। नोटेशन कहाँ काम आता है, नोटेशन जब अपन डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे तब काम आएगा। क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, जब अपन डिस्कस करेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर और उसका नोटेशन है एल। ओके, टाइम का सेकंड है ऐसा यूनिट और नोटेशन टी है। टेम्परेचर केल्विन एंड थीटा। करंट का एम्पियर है ऐसा यूनिट एंड दैट इज नोटेशन इज आई और ए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी इज कैंडेला। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होती है, इसकी यूनिट होती है कैंडेला एंड नोटेशन इज सी डी। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम अमाउंट मेजर करेंगे, ये केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा आपके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल और इसका सिंबलाइज या नोटेशन है एमओएल। ठीक है, इसको एक बार और नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है नेक्स्ट टॉपिक अपना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सो टोटल हमारे पास में 4 है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट इज सीजीएस सिस्टम, CGS system which is centimeter, C as in centimeter, G as in gram and S as in second. ठीक है। सेकंड है FPS, है ना। इसके अंदर F as in फुट, मीटर की जगह होता है पाउंड एंड सेकंड। ठीक है, टाइम सेकंड है। थर्ड इज MKS, MKS। ठीक है। ओके, इसमें M एज इन मीटर्स, K एज इन केजी एंड S एज इन सेकेंड। ठीक है। फोर्थ है अपना SI सिस्टम, जिसको अपन जनरली पढ़ते हैं। SI सिस्टम में है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। SI इज इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके गाइस, इसके बाद हम पढ़ते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड
यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव करें तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, तो उनकी यूनिट्स को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। एग्जांपल अपने पास में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। दोनों फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। एसआई में दोनों फंडामेंटल यूनिट्स है, मीटर और सेकंड दोनों। ओके, इन दोनों को डिराइव करेंगे तो मीटर पर सेकंड ये क्या है? स्पीड की यूनिट। स्पीड की यूनिट कितनी? मीटर पर सेकंड, है ना। स्पीड एक नई क्वांटिटी है, स्पीड एक नई क्वांटिटी है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसकी यूनिट किससे डिराइव हुई है? इसकी यूनिट डिराइव हुई है डिस्टेंस और टाइम से, जो कि दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज से किसी एक क्वांटिटी की, फंडामेंटल क्वांटिटी से किसी एक, स्पीड एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी अपन ने देख ली, उसमें स्पीड नहीं थी, दैट मींस ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल नहीं हो उसकी यूनिट अगर फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करी हुई है तो उस यूनिट को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। समझ में आया? इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हमारे पास में, उनको भी मैं यही लिख देता हूं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, दो यूनिट अपने पास सप्लीमेंट्री। फर्स्ट इज प्लेन एंगल जिसकी यूनिट होती है रेडियन, अलग से, जिसकी यूनिट होती है रेडियंस, ठीक है। दूसरी है सॉलिड एंगल, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे। सॉलिड एंगल गाउस लॉ के अंदर आता है सॉलिड एंगल। ओके, सो सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, है ना। ओके, तो प्लेन एंगल आप अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लोगे मैथ्स के, और इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग, फिजिक्स में बहुत बार पढ़ेंगे। चलो उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं प्लेन एंगल का क्या। प्लेन एंगल, मान लो अगर आप यहां से ये एक क्वांटिटी लिया आपने, इसको मेजर कर, है ना, सॉरी ये एक डायग्राम लिया, इसमें ये जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर मैं थीटा ले लूं तो इसके वैल्यूज कैसे मेजर करेंगे? ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ये एक आर्क ड्रॉ करेगा ना, यहां से यहां तक। मान लेते हैं इस आर्क की लेंथ है एल और ये जो रेडियस है ये है आर, ठीक है। सो थीटा की वैल्यूज एल अपॉन आर होगी, थीटा की वैल्यूज होगी एल अपॉन आर। कैसे आती है देखो, थोड़ा बहुत समझा देता हूं मैं आपको। पता है वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज थीटा के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से अपन एल अपॉन आर रख देंगे तो tan थीटा हो जाएगा। तो हमको पता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर विच इज एल, बेस अपना आर, रेडियस एल अपॉन आर। और जब थीटा ये वाला एल अपॉन आर, हम एल को लेंथ के ले रहे हैं तो आर के, अगर मान लो थीटा बहुत ही छोटा है, अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हमको पता है tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के। नहीं पता है तो नोट कर लो। अगर थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, वेरी स्मॉल का मतलब 1 से बहुत छोटा है, तो 0 पॉइंट समथिंग है, तो अगर ऐसा कोई थीटा है तो उस टाइम पे tan थीटा, उस टाइम पे sin थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यूज, अगर जैसे आपको पता है sin 30 की वैल्यूज 1/2 आती है, तो sin, यहां लिखता हूं मैं, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है। फाइन, कब? जब साइन की वैल्यू 30 डिग्री होती है, 1 से बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये अगर मैं साइन 0 या साइन की वैल्यूज में रखता हूँ 1/300, जो कि बहुत छोटी वैल्यूज है ना, और भी बड़ा कर देते हैं 1/3000। अगर ये मैं एंगल रखता हूँ डिग्रीज में, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा। तो दैट मीन्स 1/3000 अगर करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 0.1234। हाँ ठीक है, 1233333। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो आंसर आ रहा है वो भी इसके इक्वल ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल ही आएगा। तो हम ये वैल्यूज अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज रख रहे हैं वही आंसर आ रहा है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, जो आंसर है वो भी थीटा ही है, मतलब जो आपने यहाँ वैल्यूज रखी थी वही आंसर आ रहा है। दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यूज थीटा ही आ रही है। इसलिए अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यूज थीटा ही होती है। सेम गोज विद tan थीटा की वैल्यूज भी थीटा ही होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा tan थीटा का वो थीटा ही होता है। तो हम यहाँ से tan थीटा से इसमें tan हटा के थीटा लिख देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, सो दैट्स व्हाई इट्स थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और एल और आर, एल लेंथ है पता है ना हमको, एल लेंथ है और आर फिर रेडियस है, दोनों लेंथ है। तो यहाँ से जो अपने पास क्वांटिटीज आती है उसको हम रेडियंस में मेजर करते हैं, ठीक है। समझ में आया तक? जल्दी से नोट करो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में डायमेंशन।
गाइस डायमेंशन से पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है देखो अच्छे समझ में आएगा। डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? अगर मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, अगर कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है तो उस डिराइव्ड क्वांटिटी को मैं फंडामेंटल क्वांटिटी से रिजॉल्व करूंगा। ओके, तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो नोटेशन थे उनमें कन्वर्ट करना समझाता हूं कैसे। जैसे एक एग्जांपल वो स्पीड वाला ले लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। तो अब स्पीड की वैल्यूज क्या है अपने पास में, सॉरी स्पीड की यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। यहां से आएगी मीटर अपॉन सेकंड। ध्यान से सुनना, मीटर का नोटेशन क्या था? मीटर का नोटेशन था सॉरी एल, लेंथ है ना, मीटर का नोटेशन एल था अगर आपको ऐसा यूनिट वाली टेबल देखो, और जो सेकंड है टाइम का नोटेशन टी था। अब अगर मैं इस टी को ऊपर लेके जाऊंगा, है ना, अगर मैं इस टी को ऊपर लेके जाऊंगा तो इट इज एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1। ध्यान से सुनना, एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1। ओके, तो यहां पर जो स्पीड है उसका डायमेंशनल नोटेशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। डायमेंशनल नोटेशन क्यों बोल रहे हैं इसको, ध्यान से सुनो। यहां पर कितने डायमेंशन है, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अगर आप कोई क्वांटिटी ऐसी मेजर कर रहे हो जिसमें लेंथ है ना, और ब्रेथ भी है, तो 2 डायमेंशन में मूव कर रही है ना। अगर वो 2 डायमेंशन में मूव कर रही है तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल क्वांटिटीज। 2 डायमेंशनल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं 2 डायमेंशनल, क्योंकि यहाँ पे मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर होता है। मीटर की पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। एक डायमेंशन इसकी, एक डायमेंशन इसकी। कैसे पता चलता है, पावर से। जो मीटर है उसकी पावर 1 है, यहाँ पर भी मीटर की पावर 1 है, तो टोटल डायमेंशन कितनी होगी, 2। ठीक है, सो सिमिलरली ऐसे ही ये 1 है, -1 है, अगर आप यहां से ऐसे ऐड करके चेक करोगे तो उसकी डायमेंशन 0 आएगी आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, लेट्स फॉरगेट इट गाइस। यहां पर अभी हम चेक करते हैं जो वो डायमेंशन हम कैसे मेजर करते हैं। यहां पर हम इंडिविजुअल क्वांटिटी की डायमेंशन लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लेंथ की डायमेंशन कितनी है, ओनली अगर लेंथ ही होती तो यहाँ पर दूसरी अगर लेंथ होती तो हम दोनों लेंथ की डायमेंशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। लेंथ की, टाइम की, मैंने आपको क्या बताया था, ये फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये खुद ही है, मीटर खुद ही है क्वांटिटी दूसरी, तो आपस में रिलेशन होगा ना डेफिनेटली। यहाँ पर 2 अलग अलग क्वांटिटीज है तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इसकी जो डायमेंशन है वो 1 है, इसकी डायमेंशन -1 है। तो ऐसी स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर लेंथ की डायमेंशन 1 और टाइम की डायमेंशन -1 है। तो डायमेंशन हुआ क्या, डायमेंशन हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर। ध्यान से सुनना, डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी पावर। समझ में आया? अब ये फंडामेंटल नोटेशन की पावर है, तो अब नोटेशन की पावर क्वांटिटी से तो आ रही, यूनिट से तो आ रही है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशन, और जो फॉर्मूला अपना बनता है उस फॉर्मूला को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया था? ओके, नेक्स्ट लेवल बोलते हैं कि अपने पास में ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला कितने हैं, किस किस के हैं। बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला है, बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला। आप सारे तो लर्न भी नहीं कर सकते, बट आपको बनाना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया ना डायमेंशनल फॉर्मूला अपन कैसे बनाते हैं। तो अपन अभी 2-3 एग्जांपल लेते हैं छोटे छोटे, उससे आप बनाना सीखोगे। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, यू नीड टू सॉल्व इट ओवर हियर। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत यूजुअल यूनिट है विच इज फोर्स, जो आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। इसमें फोर्स का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनाएंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास को अगर हम देखें तो रिलेशन क्या है, m। पावर कितनी है, मास कितना है, 1 ही तो है। एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, स्पीड अपॉन टाइम, है ना। तो इसमें अपॉन टाइम और कर देंगे तो 1 सेकंड और आ जाएगा, तो यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो ये एल टी तो था ही, इंटू टी और आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की पावर -2। समझ में आ रहा है? इधर आते हैं तो m इसकी वैल्यू कितनी होगी, L1 T -2, तो M1 L1 T -2। अब ध्यान से सुनो, उसको बोलोगे कैसे आप, जब भी किसी की पावर 1 है तो L1 बोलने की जरूरत नहीं आपको। जैसे अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है तो उसको 5 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं 5 ही बोलते हैं ना। सिमिलरली जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है तो आपको बोलने की जरूरत है, क्योंकि इट चेंजेस दी वैल्यूज टू 10। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर भी पावर अगर 1 है तो कोई जरूरत नहीं बोलने की, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ML T -2। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट अपन आता है, आपको डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। सॉरी, मैंने आपको एक क्वेश्चन देने के लिए बोला था, उससे पहले मैं आपको एक मेथड और समझाता हूं, विच इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, व्हाट इट सेज। होमोजेनिटी क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास दो LHS और RHS है ना, एक इक्वेशन है उसमें LHS और RHS है। अगर ये दोनों यूनिट में या डायमेंशन में, प्रिसाइजली अगर बोलूं तो डायमेंशन में, इफ दे आर इक्वल इन डायमेंशन, अगर ये दोनों आपस में डायमेंशन में इक्वल है तो ही ये क्वांटिटी या ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सो ये डायमेंशन का एक यूज भी है डायमेंशन एनालिसिस का। ठीक है, तो यूजेस अपन आराम से डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। ये ऐसे बोलता है कि अगर दो क्वांटिटीज आपस में इक्वल है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होनी चाहिए या डायमेंशनली भी इक्वल होनी चाहिए। कैसे? ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं फोर्स इज इक्वल टू ma, तो फोर्स की हमने यूनिट अगर कैलकुलेट करी, अभी डायमेंशन कैलकुलेट करी तो इसी से कैलकुलेट करिए, इसलिए सेम आ रही है। सो अगर मैं इसकी यूनिट कैलकुलेट करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं एक ऐसे फॉर्मूले की, एक चीज और गाइस, चलो बात करते हैं अपन एनर्जी की। एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में होती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो दोनों होती तो एनर्जी ही है। ओके, सो दोनों की डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की डायमेंशन होती है। तो इससे पहले हम डायमेंशन निकालते हैं एनर्जी की। एनर्जी की डायमेंशन मैं किसी एक फॉर्मूले से निकालता हूं, उसके बाद उसको बाकी फॉर्मूले से कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा। वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स अपने पास में क्या है? फोर्स की यूनिट हमने निकाल ली है mL/t-2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की होती है L1 इसमें ऐड हो जाएगा तो mL2t-2, ये एनर्जी की डायमेंशन हो गई। अब मैं इस एनर्जी की डायमेंशन को इस फॉर्मूले के अलावा किसी और फॉर्मूले से मेजर करता हूं, सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ रही है तो फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। देखो ध्यान से, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। दोनों ही केसेस में एनर्जी है। ओके, तो हाफ mv² की अगर मैं निकालूंगा डायमेंशन तो कैसे आएगी? हाफ तो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। राइट नाउ m मास, मास की क्या क्वांटिटी है या मास की क्या है? ओके, डायमेंशन 1 है। वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी होता है L/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्क्वायर करेंगे तो m1L2t-2 आ गया ना सेम। mgh से निकाल लेते हैं। वन सेकेंड, एनर्जी है mgh, mg ग्रेविटेशन, वन सेकेंड एक्सेलरेशन, तो L1t-2, h हाइट L1, ऐड करेंगे तो m1L2t-2। कोई कंफ्यूजन है? ओके, सो ये अपने पास में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या नॉर्मल एनर्जी किसी से भी निकाले अपन, तीनों ही केसेस में जो एनर्जी उसकी डायमेंशन सेम आ रही है। अगर ऐसा है सो जो एनर्जी के ये फॉर्मूलाज हैं ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं? ये फॉलो कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि LHS और RHS में दोनों की डायमेंशन अगर सेम है सो ये फॉर्मूला करेक्ट है डायमेंशनली, अदरवाइज इनकरेक्ट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कुछ एक चीजें भी है, लिमिटेशंस भी है। जैसे क्या लिमिटेशन है? F इज इक्वल टू ma, ये मेरे से बहुत बार बच्चों ने पूछा। F इज इक्वल टू ma, ये क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन ये वैरायटी पूछी है। F इज इक्वल टू ma और F को मैं 5ma ये तो लिख सकता हूं। डायमेंशनली दोनों करेक्ट है ना, डायमेंशनली दोनों करेक्ट है। इसकी डायमेंशन भी न्यूटन है, या जो क्वांटिटीज हमको पता है ये भी न्यूटन में, ये भी न्यूटन में। ठीक है, तो क्या मैं F को 5ma लिख सकता हूं? डायमेंशन तो ये भी करेक्ट है, तो ये फॉर्मूला बन सकता है क्या? ध्यान से सुनो, ये जो वैल्यूज हम यहां पर यूज कर रहे हैं ना, ये वाली जो वैल्यूज यहां पर यूज कर रहे हैं ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये वही यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाली बात हो गई। जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड है, जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं उसकी कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में जो वैल्यूज यूज करते हैं दोज आर कांस्टेंट्स। ठीक है, तो कांस्टेंट्स की कोई क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, अगर हम क्वांटिटीज की बात करें तो क्वांटिटीज यहां पर अगर आपने एक्स्ट्रा ऐड करी है उसके बाद अगर फॉर्मूला सेम आ रहा है तो ध्यान से, अगर आपने कोई क्वांटिटी एक्स्ट्रा ऐड करी है, 5 इज नॉट अ क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कोई 5, ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है। सो फिजिकल कोई क्वांटिटी नहीं है 5। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसकी यूनिट भी नहीं है, और यूनिट भी नहीं है सो दैट मींस ये इसकी यूनिट पे कोई इफेक्ट भी नहीं डालेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब इसकी यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, दैट मींस यूनिट तो सेम रहेगी डेफिनेटली। 5ma और ma दोनों ही केसेस में जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो ma यूज कर रहे हैं ना,
तो जो स्टैंडर्ड है वो तो एम ही है, उसके बाद मैं क्वांटिटीज ऐड अप करता जा रहा हूँ उसमें, मतलब उसकी वैल्यूज ऐड अप करता जा रहा हूँ, तो वैल्यू इंक्रीज करने से यूनिट चेंज नहीं होती है ना। दैट मीन्स अगर मैं किसी चीज को मेजर कर रहा हूँ वो 5 kg है या वो 1 kg है या वो 10 kg है, ध्यान से सुनना, तीनों ही केसेस में जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं वो तो केजी ही मेजर कर रहे हैं ना, ये तो उसकी वैल्यूज है जो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, हम और वही सब्सटेंस चेंज करते जा रहे हैं, तो उससे सब्सटेंस चेंज नहीं हो जाता ना। जैसे अगर मैं बुक्स के ऊपर बुक रखूं, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रख दूं, उसके ऊपर तीसरी बुक रख दूं, तो क्या वो बुक्स चेंज होके नोटबुक बन जाएगी या कुछ और बन जाएगा? नहीं होगा ना ऐसा, तो बुक्स तो बुक ही रहेगी। तो दैट मीन्स आप बुक की क्वांटिटीज इंक्रीज करते जा रहे हो, जो स्टैंडर्ड है वो सेम ही है, ठीक है। चलो इसको जल्दी से नोट करो। ओके गाइस, आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। देखो ध्यान से कि अगर मान लो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक चीज और बोलती है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई फॉर्मूला है, जैसे मैं दो क्वांटिटीज को सम अप कर रहा हूं, है ना, तो दो क्वांटिटीज को अगर मैं सम अप कर रहा हूं, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी रखा है यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो अगर मैं मान लो दो क्वांटिटीज को सम अप कर रहा हूं तो दोनों क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए, सेम डायमेंशन की होनी चाहिए, तभी ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे बहुत कॉमन सी चीज, आप केजी में मीटर ऐड नहीं कर सकते, लेकिन केजी में केजी ऐड कर सकते हो, ठीक है, इट गिव्स यू 2 kg, लेकिन केजी और मीटर को अगर आप ऐड करोगे तो इट सीम्स लाइक कि अगर आप x प्लस वाई को सम अप कर रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन x प्लस x को सम अप करोगे तो यू गेट 2x, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि अगर मान लो मैं दो क्वांटिटीज को एड अप कर पा रहा हूं, जैसे कोई एक क्वांटिटी x है दूसरी क्वांटिटी x है, या अगर एक क्वांटिटी a है प्लस दूसरी क्वांटिटी b है, और अगर इनको ऐड करके कोई तीसरी क्वांटिटी मतलब कोई चीज आ रही है, कोई वैल्यूज आ रही है आपके पास में, सो ये सी आ रही है ना, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर ए बी और सी ये तीनों सेम डायमेंशन, ये तीनों सेम डायमेंशंस यूज करेंगे, ठीक है, ये तीनों सेम डायमेंशन शेयर कर रहे होंगे। सो इसकी जो डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन होगी, वो इसकी डायमेंशन होगी, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों का आप सम अप करो कि नई डायमेंशन आ जाए। जैसे मैं मीटर में मीटर ऐड करूं तो मीटर स्क्वायर आ जाए, इम्पॉसिबल है। मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर ऐड करोगे मीटर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। सो ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वंस अगेन वी आर डन विद द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कांसेप्ट समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल क्या है कि आपके पास एक वैल्यू है, इक्वेशन दे रखी है आपको, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। देन यू नीड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ a प्लस a b c d, इन चारों का डायमेंशन फाइंड करना है। अगर इन सबका सम ऑफ x आ रहा है तो वेयर x, ये जो x है ये डिस्टेंस है, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वहां पर s था, तो यहां पर मैं उसको x ले रहा हूं, ठीक है। चलो, तो x इज डिस्टेंस ओवर हियर। Now what we need to figure out? We need to figure out the dimensions of A, B, C and D. Okay. So ध्यान से देखो, अगर x का जो डायमेंशन, x की वैल्यू डिस्टेंस थी, तो उसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? L, m की पावर 0 है, m तो होगा नहीं, l t भी नहीं होगा, तो बेसिक अपने पास mlt होता है, तो इट इज l टू द पावर 1, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लेंथ की पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये पूरी एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो दैट मीन्स मैंने आपको बोला था कि ए की भी वही फिजिकल क्वांटिटी होगी जो इसकी है, तो दैट मीन्स अगर इसकी डायमेंशन L1 है तो इसकी डायमेंशन भी L1 ही होगी। तो ए की डायमेंशन तो क्या आ गया अपने पास में, A इज इक्वल टू L1, मैं हर एक क्वांटिटी का लिख लेता हूँ, बी टी की भी L1 होनी चाहिए, सी टी स्क्वायर की भी L1 होनी चाहिए, और डी टी क्यूब की भी L1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ए की तो L1 आ गई, अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ बी टी को, बी टी इज इक्वल टू L1, ठीक है। तो t टाइम है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इधर, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1 टाइम डिवाइड हुआ तो उसकी यूनिट डिवाइड हो गई, कितनी हुई, t1, आंसर इज L1 t माइनस 1, ठीक है। ये अगर मैं c के लिए निकालू तो सी टी स्क्वायर L1, इसकी यूनिट डायमेंशन अगर मैं देखूं तो c की डायमेंशन हमको पता नहीं है, c की डायमेंशन कोई भी होगी x, ओके राइट नाउ। तो इसकी डायमेंशन कितनी है, t2 इज इक्वल टू L1, t2 डिवाइड हो जाएगा तो L1 t माइनस 2, ये c की डायमेंशन हो गई, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं d की, t क्यूब हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू L1 t माइनस 3, ठीक है। इस तरह से अपन किसी की भी डायमेंशन फिगर आउट कर सकते हैं। चलो इसको भी जल्दी से नोट कर लो। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको भी देता हूं, चलो ट्राई करो कि अगर मान लो आपको गिवन है दैट E एनर्जी इज इक्वल टू K, एनर्जी इज इक्वल टू M A T, ठीक है। तो यूनिट टू M A T वेयर M मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय T, ऐसा दे रखा है आपको। E इज एनर्जी हियर,
m मास है, t टाइम है, a कोई वैल्यू है, एक्सेलरेशन नहीं है, कोई कैपिटल ए लेता हूं, इसको आप एक्सेलरेशन समझोगे, कैपिटल ए, यू नीड टू फिगर आउट द डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए। व्हाट इज कैपिटल ए? चेक करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करने के बाद सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद मैं सॉल्व करूंगा, जल्दी से करो। किया? चलो मैं सॉल्व करता हूं। मैथ्स करना, अगर आपने सही किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो देखो कैसे करते हैं। चलो, एनर्जी का डायमेंशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2। अब उसमें से m, यहां पर डायमेंशन क्या है देखो, m1 है अपने पास में और t1 है, a की डायमेंशन हमको पता नहीं, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, इधर m1 से m1 कटेगा, t1 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ऊपर जाके -1 कर देगा, दैट मीन्स t टू द पावर -3 हो गया। समझाऊं फिर से? देखो m1 और ये t1, ये है अपने पास में, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इधर तो m1l2t माइनस 2 बचेगा, अपॉन में m1 और t1 होगा। ठीक है, m1 से m1 कट गया, t1 ऊपर जाएगा तो -1, यहां से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, l2 एज इट इज t माइनस 3, तो जो कैपिटल ए उसकी डायमेंशन क्या होगी, l2t माइनस 3। अंडरस्टैंड? चलो जल्दी से नोट कर लो गाइस, वी आर डन विद इट।